वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दैट कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हम वर्क पावर एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वर्क पावर एनर्जी का वर्क पावर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। अभी हम आज एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनर्जी मीन्स ability to do the work। क्या मतलब है इसका? एबिलिटी टू डू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? एनर्जी है क्या? सपोज एक कोई कार है, आप देखो ये यहां से कुछ डिस्टेंस सपोज एस में डिस्प्लेस होने के लिए जितना वर्क डन करेगी वो क्या वर्क डन होगा? W इक्वल F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उतनी एनर्जी हम इसको बोलेंगे कि इस बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी है। इसको हम एक और इजी वे में सिंपल एग्जांपल हम बनाएंगे कि जैसे क्रिकेट में हम ये बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, ये लोग जब क्रिकेट मैच खेलते हैं तो फर्स्ट ओवर से लेके पूरे कंप्लीट 50 ओवर्स तक खेलते हैं और वो जो है उस लेवल तक कोई उनके अंदर बहुत ज्यादा थकान फील नहीं होता है। मतलब कॉन्टिन्यूसली वो फर्स्ट टू 50th ओवर तक कंप्लीट करते हैं अपने मैच को विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट अगर हमको वो मैच खेलना हो तो हो सकता है कि मैं 10 ओवर बाद 15 ओवर बाद बहुत ज्यादा थक जाऊं। कहने का मतलब ये है कि मैं जो कार्य वर्क करने की जो हमारी एबिलिटी है वो मैक्सिमम 15 ओवर तक है और वो जो है 50 ओवर तक उसी मैच को खेल सकते हैं। इसका मतलब हमसे ज्यादा उनके अंदर एनर्जी है। जितना हम कार्य वर्क कर पा रहे हैं उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। यहां हमने दिखाया कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव होने के लिए जितना वर्क करेगा वही उसकी एनर्जी होगी। इसको और इन अदर वर्ड्स हम इसको बोल सकते हैं, जैसे आप सिंपल लाइफ में आप बोलते हो कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिना है। स्टेमिना कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है कंपैरेटिवली हमारे। जैसे अगर हम आपको और एक सिंपल एग्जांपल में बात करें तो अगर कोई आपसे बोले कि 1 किलोमीटर की दौड़ हम लोगों को सब लोगों को रन करनी है तो उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग 1 किलोमीटर पूरा दौड़ जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, कुछ लोग हो सकता है 500 मीटर तक दौड़े, कुछ लोग हो सकता है 300 मीटर तक दौड़े। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1 किलोमीटर पूरा कंप्लीट कर लिया उसके अंदर हम क्या बोलते हैं? स्टेमिना ज्यादा है, मतलब एनर्जी ज्यादा है। मतलब उसका जो एनर्जी है वो यहां से वहां तक कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है। बट हमारे अंदर हो सकता है कि 500 मीटर तक की केवल एनर्जी हो। मतलब यहां से वहां तक पहुंचने में जितना हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने लगाया वही एनर्जी का फॉर्म है। कहने का मतलब वर्क जो है वो एनर्जी के फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में हम उसको एनर्जी बोल सकते हैं। जितनी आपके अंदर वर्क करने की एबिलिटी होगी वही एनर्जी कहलाएगी उस पर्सन की। हमारी एनर्जी, अगर मैं 500 मीटर तक दौड़ पा रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा 500 जूल हमारे अंदर एनर्जी है। अगर वो बंदा पूरे 1000 मीटर तक दौड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे 1000 जूल उसके अंदर एनर्जी है, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी, जैसे आप स्टेमिना बोलो, एबिलिटी बोलो वर्क करने की, कैपेसिटी बोलो वर्क करने की, ये सारी चीजें जो है प्लूरल है एनर्जी के। मींस जितना भी आप वर्क कर पा रहे हो वही एनर्जी कहलाता है। तो एनर्जी मींस एबिलिटी टू डू द वर्क। कोई भी पर्सन की कितनी एबिलिटी है वर्क करने की, उसी को उसकी हम एनर्जी बोलते हैं। अब आप देखिए हम यहां पे वर्क पावर और एनर्जी पढ़ रहे हैं तो अभी हमने थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया। अब हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो पावर से
कैसे डिफरेंट है? मीन्स अगर हम एनर्जी को देखें तो आई थिंक एनर्जी एंड वर्क are similar, but power is different than energy. क्यों? क्योंकि पावर मीन्स P इक्वल W/T। कितना टाइम ले रहा है किसी वर्क को कंप्लीट करने में, वो पावर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ये हमारा पावर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज पावर इज dependent on time, but energy is irrelevant to time. मतलब एनर्जी को हमें अगर देखना है, अगर एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो वहां पे हमारे टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट पावर जो है वो पूरा का पूरा टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मींस एनर्जी के केस में टाइम जो है इररिलेवेंट है, बट पावर के केस में डिपेंडेंसी है टाइम के ऊपर। कैसे? इस फार्मूले से हम इस चीज को देख सकते हैं कि P इक्वल टू W/T। देखिए, पूरे फिजिक्स में अगर पावर को आपको डिफाइन करना है तो पर यूनिट सेकेंड कितना वर्क डन उसने किया, कितने जूल वर्क डन किया, दैट इज पावर। मींस कोई भी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसी फॉर्मूले से आप उस चीज को आप डिफाइन कर दो कि आपको पूरे में पूरा मार्क्स मिलेगा। तो पूरी फिजिक्स जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, और 4 लाइंस में, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम उसको 4 लाइंस में ही हम उसको कंप्लीट करते हैं। 4 लाइन के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो वो फिजिक्स में हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। ऐसा मैं शुरू से ही बोलता आया हूं। तो पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो कंप्लीट 4 लाइंस की ही है। अब हम आते हैं यहाँ पे एक सिंपल एनर्जी के बारे में। हमने बताया कि एनर्जी को आप डिफाइन कैसे करोगे, एनर्जी को आप समझोगे कैसे, कि एक्चुअल एनर्जी मीनिंग क्या है, वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और उसको पावर से या वर्क से कैसे रिलेट कर सकते हैं या कैसे डिफरेंट है पावर से, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी अब आप देखो कि एनर्जी कहने का मतलब कि अगर पूरी फिजिक्स में, अब अगर आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, उसके बाद आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ लिया, तो एक तरीके से पूरी फिजिक्स को आपने कंप्लीट कर लिया। अब फिजिक्स में कुछ नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ही पूरी फिजिक्स है। एनर्जी किस फॉर्म की एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। यहां पे अभी हम मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी, हीट में हीट एनर्जी, मॉडर्न फिजिक्स में रेडिएशन एनर्जी एंड रेडिएशन एनर्जी एक्सेट्रा वॉट एवर एनर्जी स्टडी करेंगे। उसी तरीके से ऑप्टिक्स में भी ऑप्टिक्स एनर्जी वहां पे। तो हर जगह पे अब यही एनर्जी ही आएगी। उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल हम चेंज करेंगे, और या उसी का हम टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। तो एक बार यहां पे एनर्जी का हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे जो है जो भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें बहुत ही हमारे लिए इजी होगा चीजों को समझने में, क्योंकि वो आगे की पूरी फिजिक्स इसी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जो भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या वर्क पावर पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है, वो मेन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लिए, तो आगे हमें किसी भी तरीके की फिजिक्स को पढ़ने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, हम यहां पे मैकेनिक्स में अगर एनर्जी का मतलब क्या है, पूरी मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम टोटल एनर्जी मींस मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, आज मैं यहां पे आपसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो अभी हमने थोड़ा सा आपको इसलिए बता दिया कि टोटल एनर्जी क्या है सिस्टम की, क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एनर्जी किसी बॉडी की होगी या किसी पर्सन की होगी, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी किसी बॉडी की होगी, और वो होगी एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी by virtue of its motion। कहने का क्या मतलब है, अगर काइनेटिक एनर्जी को हम हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज मीन्स गति वाली ऊर्जा, मतलब मोशन में जो उसके अंदर एनर्जी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो मूवमेंट में है, तो मूवमेंट के टाइम पे जो एनर्जी उसके अंदर कंजर्व है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कहने का मतलब कि कोई भी चीज गति में है, मतलब मोशन में है। मोशन में है तो वही हम यहां पे काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मीन मोशन में है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो भी एनर्जी कंजर्व है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। एक्चुअली में यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी को थोड़ा सा डिफाइन करके थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे, कोई भी डिफाइन करने के लिए बोले तो आप एक लाइन में बता सको उनको। बहुत लोग ये एनर्जी पढ़ लिए, पूरी एनर्जी पढ़ लिए, और कोई पूछ ले बेसिक चीज की आप काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करो, तो याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस तरीके से माइंड में फिट करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है जो मूवमेंट में है, अगर मूवमेंट में है तो उसके अंदर जो भी एनर्जी है कंजर्व है, जो भी एनर्जी है उसके अंदर, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। आप देखिए अब हम यहां पे फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप देखिए फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, सपोज एक रेस्ट पे है वो बॉडी, उस पे हम फोर्स F लगा रहे हैं। फोर्स F लगाने के बाद, इनिशियली रेस्ट में है, फोर्स F लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट हमारा एक वेलोसिटी ले लेता है, वो वेलोसिटी है v। ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, इनिशियली रेस्ट में है, उसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो v वेलोसिटी से वो मूव करता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखो तो वर्क डन बाय द बॉडी क्या होगा, F इंटू एस। मैंने आपको बोला कि जो ये वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी, वही एनर्जी होगी। हर जगह पे हमारा वर्क डन जो होगा वही हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। इससे पहले आप देखो, इससे पहले हम थोड़ा बैक में जाते हैं, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। थोड़ा सा यहां कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने क्या बोला था, कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो हमने वर्क डन निकाला था वो भी हम F इंटू एस से ही हमने निकाला था, F इंटू एस से निकाला था, और वो कैलकुलेट हो गया था कितना, mgh। रिकॉल करिए, एवरी स्टेज में सपोज वो ये वाला, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन हो, या इस तरीके से ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन हो, एटसेट्रा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और हमने ये बोला था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फील्ड के केस में केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। ये उसके ट्रैक पे किस पाथ से मूव कर रहा है उस पे, उसके ऊपर ये वर्क डन हमारा डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब जो इनिशियल पॉइंट है, पोजीशन है, और जो फाइनल पोजीशन है, इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस था वही हमारा h था। ये वर्क डन इक्वल टू mgh आ रहा था, ये h है हमारा, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। अब आप देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा या इस तरह से मूव करे, देखिए थोड़ा यहां समझ लीजिए एक चीज और, या ये जो है इस डायरेक्शन से मूव करे, ऐसे मूव करे, मीन्स अगर हम इसको A बोले, इसको B बोले, इसको C बोले, तो या तो वो अगर A C से जाए, या A B C होके जाए, या इस तरह से ये मूव करे,
ए डी सी मूव करे, इस डायरेक्शन में मूव करे, एवरीवेयर वर्क डन हमारा सेम होगा mgh। यही हम कहना चाह रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम यही बताया आपको कि ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है h, बार बार वर्टिकल बोल रहा हूं मैं, ऐसा मतलब कभी कंफ्यूज हो गया कि ये वाली डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं या और किसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट इन दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस वही हमने निकाला था mgh एवरी केस में। तो अब आप देखो कि अगर इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पे है कोई ऑब्जेक्ट, तो या इस तरह से मूव करे, या इस तरह से मूव करे, या इस तरह से मूव करे, किसी भी पाथ से वो जाए उसका वर्क डन mgh ही होगा। यही हमने बताया। और एक चीज इससे और दिखती है, अगर आप देखो ध्यान से तो एक चीज और दिखाई देता है। सपोज ये इस तरीके से ट्रैक फॉलो कर रहा है, या ये वाला ये वाला, तो इसके बीच का ये जो एंगल है थीटा उस पर भी डिपेंड नहीं करता, मतलब किसी पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता और इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड नहीं करता, इंक्लिनेशन एंगल पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर कंजर्वेटिव फील्ड के में किसी ऑब्जेक्ट का वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने के लिए। बहुत ही कभी कभी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज को कि कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम वर्क, किसी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं वो mgh होता है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, हाइट h जो यहां पे हम लिख रहे हैं, उस पे ही वो केवल डिपेंड करता है, और किसी पाथ पे, किसी ट्रैक पे वो डिपेंड नहीं करता, और एंगल पे भी जो इंक्लिनेशन है उस पे भी डिपेंड नहीं करता। चलिए हम बैक टू फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी आते हैं। तो ये हमारा यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालने का मतलब हमने शुरू में डिस्कस किया, एनर्जी निकालने का मतलब कि वर्क कितना, एबिलिटी टू डू द वर्क, मतलब उस पोजीशन से दूसरे पोजीशन पहुंचने में कितना उसने वर्क डन किया। तो जो हम वर्क डन निकालेंगे वही हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होगा। आप देखो, अब हम अगर यहां पे हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है हमारा, m इंटू ए, मीन्स दिस इज एक्सिलरेशन इज व्हाट, दिस इज dv by dt, rate of change of velocity is known as acceleration of the body, rate of change of velocity, रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स अगर टाइम से कोई चीज डिवाइड हो गई तो उसी को हम रेट बोलते हैं, और चेंज मीन्स डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी कहिए, या डिफरेंशियल फॉर्म में एक्चुअल फिजिक्स या मैथमेटिक्स के फॉर्म में dv बाई dt इनफाइनाइटेसिमल, क्योंकि फिजिक्स में ईच एंड एवरी पोजीशन पे वेरिएशन है, वेरी कर रहा है, इसलिए हम इसको हमेशा डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये जो स्लिट होती है जो हम बनाते हैं यहाँ पे वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है, और उसी पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कैलकुलस में बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, तो a इक्वल टू dv बाई dt हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी f को हम यहाँ पे पुट करते हैं, आप देखिए, तो दिस इज m इंटू a dv बाई dt इंटू ये ds मीन्स इसको हम dw लिख रहे हैं, dw इनफाइनेटेसिमल स्मॉल वर्क डन है ये, ईच एंड एवरी स्टेज पे ये वर्क डन हमारा जो है वेरी कर रहा है, इसलिए अभी हम इसको स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, और टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए पहले ही बोल चुका हूं मैं, फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, सब्जेक्ट टू मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हमेशा ध्यान में रखिए, पूरी की पूरी फिजिक्स में आपको कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही यूज होगा, बट बहुत टफ नहीं होगा, सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए और टिप पे होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी आप फटाफट उस चीज को कैच कर पाओगे और इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आप देखो dw इक्वल, अगर हम इसको यहां पे लिखें ds अपॉन dt इंटू dv, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस ds को हमने यहां लिख दिया, dv को यहां लिख दिया। अब आप देखिए, दिस इज m, दिस इज व्हाट, दिस इज v dv, सिंस ds अपॉन dt इक्वल्स v।
मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज वेलोसिटी, ds अपॉन dt वेलोसिटी होता है, आप जानते हो। तो mv/dv। अब आप आइए, ये हमारा क्या है, dw है। अगर हम यहां पे w की बात करें तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ mv/dv, आप जानते ही हो। अब मैं टोटल वर्क डन निकाल रहा हूं, बट कहां से कहां तक, मैंने आपको बोला था इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मींस 0। इसके बाद हमने इसको v वेलोसिटी दिया, मींस 0 टू v, इंटीग्रेट करेंगे। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज mv²/2 ये आएगा, और यहां 0 टू v होगा। कहने का मतलब यह है कि आप जो यहां वर्क डन कैलकुलेट करोगे, दिस वर्क डन इक्वल्स आएगा mv²/2। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दिस इक्वल w, दिस इक्वल हाफ mv²। आप सब लोग इसको 9th-10th से ही जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो होती है वो हाफ mv² है। ये v क्या है, जो प्रेजेंट वेलोसिटी है, जो फोर्स लगाने के बाद जो हमने यहां पे इसको वेलोसिटी दिया है। तो अब आप देखो, मतलब कहने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी जो है वो हाफ mv² है। मींस मैं इसको यहां पे थोड़ा सा रफ करूंगा। अब आप देखो एक चीज यहां पर कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to the v²। कहने का मतलब क्या है कि ये काइनेटिक एनर्जी हमारे मास की प्रोपोर्शनल है, मतलब मास अगर वेरी करेगा तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा। v² के प्रोपोर्शनल है, मतलब वेलोसिटी अगर वेरी करेगी तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा हैवियर मास हो, हैवियर मास हो और हाई वेलोसिटी हो, तो हमारा हाई वेलोसिटी को फास्टर वेलोसिटी बोल सकते हैं। फास्टर वेलोसिटी हो तो हमारी काइनेटिक, हायर काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या कंक्लूजन निकला कि हायर काइनेटिक एनर्जी होगी। मींस हैवियर मास हो और फास्टर वेलोसिटी हो तो हमारी हायर काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी के वाइस वर्सा, अगर हमारा लोअर मास हो और लोअर वेलोसिटी हो तो हमारी लो काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इसका यूनिट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी मींस वर्क डन, और पहले हमने डिस्कस किया था कि इसकी एनर्जी क्या होती है एसआई सिस्टम में, जूल। एक चीज अब हम यहां से कंक्लूजन्स को डिस्कस करेंगे। देखिए क्या सोच सकते हैं आप, एक मिनट के लिए आप सोचिए कि इस सिंपल फॉर्मूले से, हाफ mv² से क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है। एक तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर मास हाई होगा और वेलोसिटी फास्टर होगी तो हायर काइनेटिक एनर्जी होगा। इसी का वाइस वर्सा, अगर मास कम होगा और वेलोसिटी लो होगी तो हमारा लोअर होगा। बट और इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो अभी हमने डायग्राम बनाया था। देखिए पहला कंक्लूजन क्या है कि ये जो फोर्स हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं,
ये अगर वेरी करेगा, वेरिएबल होगा, तब भी हमारे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? इट डजंट डिपेंड अपॉन द फोर्स। मींस कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर होल्ड्स इवन अप्लाइड फोर्स वेरीज। देखिए कितना अच्छा कंक्लूजन निकला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हमने इसको इनिशियल स्टार्ट कहां से किया कि कोई ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस हुआ और हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या डिराइव हो क्या आई, हाफ mv स्क्वायर। यहीं से हमें तुरंत इस कंक्लूजन पे, जब हमने आपको 1 मिनट का समय दिया, तो यहां पे आपके माइंड में तुरंत ये जाना चाहिए था, यही सब सारी चीजें आपको कैच करनी है केवल फिजिक्स में, कि काइनेटिक एनर्जी हमारी जो होगी हाफ mv स्क्वायर, वो होल्ड्स इवन अप्लाइड फोर्स वेरीज। अगर अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स वेरी भी कर रहा है, वेरिएबल भी है, अगर ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे वो वेरी भी कर रहा है, तब भी हमारी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो हमारा हाफ mv स्क्वायर ही रहेगा। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। देखिए कितनी अच्छी चीज है, मास तो फिक्स रहेगा, मास के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। v जो है, v एक वेक्टर क्वांटिटी है बट स्क्वायर है, अगर माइनस भी कुछ अगर यहां पे आता है तब भी वो प्लस हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, बट वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तीनों चीजें हो सकती हैं, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव, बट वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये एक कंक्लूजन इससे निकलता है। फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत अच्छा प्यारा, बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल रहा है। ये आप भी सोच सकते हो और आपका भी माइंड इतना काम करना चाहिए, इतना काम करेगा तभी फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है जो यहां पे हम कंक्लूजन को डिस्कस कर रहे हैं, जो आप खुद सोच सकते हो। और जैसे जैसे आप सोचोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा और आप इंजॉय करोगे फिजिक्स के साथ। आप देखिए हमने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब है कहने का? 1 मिनट के लिए आप सोचिए इसको कि क्या मीनिंग है इसका कहने का, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी पर्सन है, एक ट्रेन में मूव कर रहा है, अगर वो ट्रेन में मूव कर रहा है तो उस पर्सन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये किस फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है हमारा, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा अर्थ है? ये इंपॉर्टेंट है यहां पे कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हम वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में हमें रखना है, कहीं जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगर हम पूछते हैं कि ट्रेन में एक पर्सन मूविंग है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अर्थ। अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है तो ऐसी सिचुएशन में वो हाफ mv स्क्वायर होगा। बट अगर काइनेटिक एनर्जी, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन पूछ रहे हैं, तो दिस इज जीरो। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है।
यही चीज आपको, बस इतनी चीजों को आपको, ये सब चीजें देखिए, सोचने से जितना अच्छा आप सोच पाओगे वहीं से निकलेगा। और भी बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हो, और भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं नए नए। तो यही चीज आपको बस सोचनी, इतना ही दिमाग आपको चलाना है। और फिजिक्स में कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो है, इसलिए हाफ mv² जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे इतने यहां पे कंक्लूजन निकले। अब हम एक बहुत अच्छा प्यारा और इंपॉर्टेंट रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर बोर्ड में इसके ऊपर आईआईटीज में भी, नीट में भी, हर जगह क्वेश्चंस बने हुए पूछे जा चुके हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है? हाफ mv²। बहुत प्यारा रिलेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है। और लीनियर मोमेंटम p क्या होता है आपका? m इंटू वी। तो देखने में ये दोनों सिमिलर टाइप का फॉर्मूला का वर्डिंग हमें दिख रहा है। इसको हम, इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम k से डिनोट करें और हम इसको इस तरह से कुछ लिखना चाहें इसी के फॉर्म में, तो अगर हम m से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज, अगर मल्टीप्लाई m² हो जाएगा, ये v² हो जाएगा, और हाफ पहले से है ही। अभी आप देखिए कि ये हमारा k क्या हुआ? mv का स्क्वायर। mv क्या है? हमारा लीनियर मोमेंटम है। आप जानते हो लीनियर मोमेंटम p इक्वल m इंटू वी होता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज p² बाई 2m। बहुत अच्छा रिलेशन है और बार बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इस रिलेशन से क्या शो होता है, इस रिलेशन से क्या आपको दिखता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी विदाउट लीनियर मोमेंटम के नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। इसमें ऐसा शो हो रहा है कि अगर किसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब उसके अंदर लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट कर रहा है। विदाउट लीनियर मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी जो है लीनियर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस फॉर्मूले से ये शो करता है कि बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम। इट शोज दैट a body cannot have kinetic energy without linear momentum. This is the P is the linear momentum. देखिए इस डेरिवेशन से, इस फॉर्मूले से या इस रिलेशन से हमें क्या शो हो रहा है? शो हो रहा है कि किसी भी बॉडी के अंदर, कोई भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती विदाउट लीनियर मोमेंटम। मींस काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट का स्क्वायर या इसी का वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब अ बॉडी कैन नॉट हैव लीनियर मोमेंटम विदाउट काइनेटिक एनर्जी। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं या इसके फॉर्मूले पे बनते हैं या इससे ये जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है इस पे बनते हैं। तो इन दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि कैसे हम, अगर कोई भी नया क्वेश्चन बने तो हम उसका आंसर कर पाए। अब आप देखो, इसका मतलब कि दिस काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to the
लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, या दिस लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या दिस काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सिस्टम। ये इस तरीके से रिलेशन इससे बनते हुए आ रहे हैं। इस तरह से भी क्वेश्चंस बनता है कि इस तरह से अगर कोई भी वेरिएशन हो रहा है तो क्या कितने अमाउंट में वेरी करेगा। इस इक्वेशन से ये भी चीज हमें यहां पे दिख रही है। तो इतना आप इस चीज को आप तैयार करिए, और आगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे एक ब्रीफ थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी वर्ड आ गया। जैसे काइनेटिक एनर्जी की हिंदी गतिज ऊर्जा होती है, मींस गति में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, गति कहने का मतलब मोशन में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके अंदर जो एनर्जी कंजर्व रहती है, जो एनर्जी रहती है, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आप देखो वर्क डन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा उस ऑब्जेक्ट को मोशन देने में, या अगर वो मोशन में है तो वो उसको स्टॉप करने में, दोनों चीजों में जो वर्क डन कैलकुलेट होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला हमारा, देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर कैलकुलेट हो क्या ही है, आइदर इस ऑब्जेक्ट को एक मोशन देने के लिए, अभी हमने जो यहां पे बनाया था ऑब्जेक्ट, वो हमने मोशन देने के लिए बनाया था, फोर्स लगाया और ये मूव कर गया v वेलोसिटी से। इसी का वाइस वर्सा भी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी मूवमेंट में है v वेलोसिटी से और उसको हमें रोकना है, स्टॉप करना है, इस जगह वेलोसिटी 0 करनी है, तब भी सेम हमारी काइनेटिक एनर्जी जो वर्क डन निकल के आएगा वो हाफ mv स्क्वायर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब आइदर उसको मोशन देने में कितनी दूर तक वो मूव किया, या ऑलरेडी मोशन में है तो उसको रोकने में, ये दोनों चीजों की जो काइनेटिक एनर्जी, कहने का मतलब कि दोनों सिचुएशन आपकी मोशन में है, मूवमेंट में है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों सिचुएशन में सेम होगी, हाफ mv स्क्वायर। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा होऊंगा कि आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसी तरीके से जैसे काइनेटिक एनर्जी की हिंदी गतिज ऊर्जा होती है, गति वर्ड आता है कि गति में, उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की हिंदी जो होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थिति मीन्स कहीं जाके वो स्थित है, मतलब कहीं भी जाके स्थित है, मतलब किसी पोजीशन पे, किसी हाइट पर है वो, अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो कैलकुलेट होके आती है वो इस हाइट पे डिपेंड करती है। मींस दिस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स mgh। मींस पोटेंशियल एनर्जी कहने का, स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब कि वो किसी पोजीशन पे है, किसी जगह जाके स्थिर है वो, मींस एक हाइट पे है वो। हमेशा याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी मींस एक किसी हाइट पे है वो ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाके रुका हुआ है, और हम उसकी अगर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो mgh। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा? जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन मूवमेंट में भी है और एक हाइट पे भी है, तो अगर हमको उसका अर्थ से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैलकुलेट होगी। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो इसके साथ आज मैं यहां पे कंप्लीट करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। थैंक यू।